नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियों का चैप्टर का अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियोज में उसको अलग से मैंने बताया था, एक तरह से अलग वीडियो बना करके एमएसपी के संबंध में बताया था। आज हम लोग उसी को, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, प्लस उस चैप्टर भी वही है, लेकिन मैं जानबूझ करके छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें और मुझे भी आसानी रहे पढ़ाने में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषि सब्सिडी। अक्सर आप चर्चा में सुनते रहते होंगे, इलेक्शन टाइम पे तो कृषि सब्सिडी देंगे, छूट देंगे, ये देंगे, लेकिन आज हम उसको बढ़िया क्रिस्टल क्लियर करेंगे, क्या होती है, क्या सही है, कृषि सब्सिडी के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम दो शब्द बताते। एक होता है सब सब्सिडी और एक होता है सब सबवेंशन। दोनों के बीच अंतर बहुत माइन्यूट अंतर है। दोनों को अक्सर छूट ही समझ लिया जाता है, लेकिन सब्सिडी का मतलब होता है, जैसे कि सरकार ने कृषि सब्सिडी दी, इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई छूट दे दी, वो किसानों पर जाके लाभ पहुंच रहा है, उसमें किसान को कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, कि मान लीजिए गैस सिलेंडर है, मान लेते गैस सिलेंडर है, तो सरकार ने 400 रुपये के सिलेंडर में मान लीजिए 1000 के सिलेंडर में 300 रुपये की सब्सिडी दे दी, तो सिलेंडर 700 रुपये में आपको पे कर दे, 300 रुपये वो सरकार पे कर देती है। ठीक है, लेकिन सबवेंशन क्या होता है कि आप मान लीजिए 1000 का सिलेंडर है, तो आपको 1000 ही पे करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद सरकार क्या कह रही है कि अगर 300 रुपये का उसमें सरकार ने छूट दे रखी है, सबवेंशन दे रखा है, तो 300 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी, तो क्या आपको कितने का पड़ा, वो 700 का पड़ा। इस तरीके से तो एक बेसिक अंतर इन दोनों में बहुत लोगों को ये अंतर नहीं पता रहता है, कन्फ्यूज रहते हैं कि सब्सिडी क्या होती है, सबवेंशन तो पता ही नहीं रहता। तो सब्सिडी और सबवेंशन में यही अंतर होता है कि सब्सिडी में क्या होता है, डायरेक्ट सरकार छूट दे देती है, फिर उसका लाभ आपको मिलता है। सबवेंशन में थोड़ा कान घुमा के पकड़ा जाता है कि पहले आप पे कर दीजिए, फिर जो आप एक्स्ट्रा पे किया है, जो छूट आपको मिलनी चाहिए थी, उसको हम सरकार उसको सबवेंशन कर देगी। बेसिकली को क्षतिपूर्ति बोलते हैं, कि मान लो आपको 300 रुपये की जो क्षति हुई है उसकी हम पूर्ति कर दे रहे हैं। ये तो कृषि सब्सिडी की अगर हम बात करें, तो मैंने जब आपको पढ़ाया था WTO के बारे में, तो बताया था WTO 3 तरीके की सब्सिडी के बारे में चर्चा करता है, ग्रीन, ब्लू और एम्बर बाग की सब्सिडी के बारे में। तो वहाँ तो मैंने इतना बताया था, इसको भी आगे बताया। पहले हम ये बात करें कि देखिए सब्सिडी क्यों दी जाती है। सब्सिडी इसलिए दी जाती है, खासतौर से विकासशील देशों के लिए इसलिए जरूरी जाता है कि देश में अभी भी उतने किसान सक्षम नहीं कि अपने क्षमता के अनुसार बीज खरीद सकें, कृषि यंत्र खरीद सकें, उसके साथ साथ उर्वरक खरीद सकें, या जो भी डीजल पेट्रोल की ज़रूरत है उसको खरीद सकें, इतनी सक्षम नहीं है। अगर इतने सक्षम हो जाए किसान, तो हमें सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो सब्सिडी में सरकार क्या करती है कि सभी चीज़ों पे कुछ छूट देती है। जैसे यूरिया है, तो यूरिया में क्या करेगी, अगर मान लीजिए यूरिया का दाम 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये नहीं, किसान से 1200 रुपये पे करेगी, जो 800 रुपये होगा कंपनी का जो घाटा लगेगा उसको सरकार पे कर। तो इस तरीके से सब्सिडी होती है। तो अब ये तो समझ गए सब्सिडी क्या होती है। एक तरीके से हम छूट प्रदान करना, राहत प्रदान करना, रियायत प्रदान करना किसी भी चीज़ की कीमत पे। तो सरकार देखते हैं उर्वरकों पे देती है, कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी देती है, कि अगर आप कोई कृषि यंत्र खरीदते हैं, बहुत जगह तो सबवेंशन देती है कि क्षतिपूर्ति कर देती है बाद में, तो लोग उसको सब्सिडी समझ लेते हैं, लेकिन एक आर्थिक स्टूडेंट के रूप में हमें पता होना चाहिए सब्सिडी क्या होती है और सबवेंशन क्या होती है। तो देखिए सब्सिडी दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी में क्या होता है, जैसे कि सरकार डायरेक्ट आपको लाभ दे दे। कैसे, जैसा किसान सम्मान निधि, तो किसान सम्मान निधि जो दी जाती है साल में 6000 रुपये दी जाती है। कई राज्य अपनी तरफ से भी कुछ किसानों को देते हैं। तो एक तरीके से ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष नगद भुगतान कर दिया हमने, डायरेक्ट सब्सिडी दे दी एक तरीके से हमने उसके। आप उसका चाहे तो इसका जो उद्देश्य हुआ करता है वो ये होता है कि किसान अपने उत्पाद में की लागत में बढ़ा सके। भाई जब किसान के पास पैसा होगा तभी वो उर्वरक खरीद सकता है, तभी वो पेट्रोल डीजल खरीद सकता है, तभी वो कृषि यंत्र खरीद सकता है, तभी वो उसका प्रयोग अधिक से अधिक निवेश कर सकता है कृषि में। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा, तो इसलिए सरकार प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी भी देती है, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप किसान सम्मान निधि तो सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद भी अलग अलग राज्य सरकारें लगातार मदद करती रहती है, जिससे इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है कि ताकि जो किसान का उत्पाद है वो बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। प्रतिस्पर्धी का मतलब ये होता है कि अगर किसान के अच्छे बीज का इस्तेमाल करेगा, अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल करेगा, सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित कर सकेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, किसान का उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी, जिसके कारण वो बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होगा और साथ में अच्छी कीमत भी प्राप्त कर सकेगा। जिससे क्या होगा कि भाई उसको
आय होगी तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से ये प्रत्यक्ष लाभ सब्सिडी होती है जिसके द्वारा सरकार नकद भुगतान करती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसान सम्मान निधि। उसके बाद अप्रत्यक्ष सब्सिडी में क्या होता है कि जैसा उर्वरक हो गया, कृषि दरें हो गई, कृषि ऋण माफी हो गया, कम सिंचाई वाली सुविधा हो गई, मुफ्त बिजली दे दी, मुफ्त में तेल दे दिया। इस तरीके से सरकार अप्रत्यक्ष सब्सिडी देती है जिसके माध्यम से क्या होता है, सरकार आपको डायरेक्ट पैसा आपके हाथ में नहीं देगी, बल्कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसकी कीमत को कम देगी। जो कीमत की पूर्ति होगी, कमी होगी, उसकी पूर्ति सरकार करेगी। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कारण। ये होगा प्रत्यक्ष सब्सिडी और ये हो गया अप्रत्यक्ष सब्सिडी। ठीक है, तो इस तरीके से इन पर कृषि सब्सिडी में कम दरें, कृषि ऋण माफी, कम सिंचाई और बिजली बिल, उर्वरक, बीज और कीटनाशक सब्सिडी के साथ ही कृषि अनुसंधान, पर्यावरण सहायता और किसान प्रशिक्षण में निवेश, अन्य चीज़ें शामिल होती। देखिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की सरकार जो है उर्वरकों में सब्सिडी देती है। सरकार 3 लाख करोड़ रुपए की लगभग उर्वरकों में सब्सिडी देती है, जो हम खाद किसानों तक पहुंचाते हैं। उसमें काफ़ी कुछ सरकार दाम कम करके देती है, किसानों तक पहुंचवाती है। जो कंपनियों का जो घाटा लगता है उसको सरकार सब्सिडी के रूप में पूर्ति करती है। तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा सब्सिडी के ना, तो WTO के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि जो WTO पिछले वीडियोज में बताया था, जब WTO बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 3 तरह की सब्सिडी की बात करता है। ये पेपर में भी आया कि WTO की जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब ग्रीन से आप तो आसानी से ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, मतलब चाहे तो इसमें कोई भी रोक नहीं है, कितनी भी सब्सिडीज में दी जा सकती है, चाहे तो रिसर्च को लेकर के हो, चाहे तो और कृषि में कुछ प्रयोग को लेकर के हो। इसमें इस श्रेणी में सार्वजनिक खाद्य भंडारण, कीट और रोग नियंत्रण, अनुसंधान और विस्तार, किसानों को कुछ प्रत्यक्ष भुगतान जो उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। यहाँ से आप समझिए, उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, क्या मतलब कि आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को करें कि जिसमें कोई अधिक होता क्या है ना, सब्सिडी को लेकर के कई बार विवाद होता है। इस बात को लेकर के विवाद होता है। जैसे किसान सम्मान निधि सरकार ने देना शुरू किया तो इसने WTO ने ऑब्जेक्शन किया कि अगर आप अपने किसानों को इस तरीके से छूट देंगे तो आपके किसान की एक तरीके से लागत कम हो जाएगी। भाई उसमें क्या होगा कि भाई किसान की लागत, पैसा सरकार ने दिया कि आप भाई इसका उपयोग निवेश करें। जब इस तरीके से करेंगे तो आपका उत्पाद जो है वो दूसरे बाज़ारों को जाके कब्जा कर लेगा। तो दूसरे बाज़ारों में कब्जा आपका उत्पाद कर लेगा, इसकी वजह से क्या होगा, दूसरे देशों को नुकसान हो सकता है। तो इस बात को लेकर के WTO कई बार ऑब्जेक्शन कर चुका है किसान सम्मान निधि या दूसरी जो भी भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में तो ये दिक्कत कोई भी नहीं, कितना भी आप दे सकते हैं। इसमें खाद्य भंडारण हो गया, कीट और रोग नियंत्रण की बात हो गई, अनुसंधान और विस्तार की बात हो, किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान के उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करते, इस वाले को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। उसके बाद अम्बर बॉक्स सब्सिडी में होगा, जैसा उर्वरक हो गया, बिजली हो गया, खाद के लिए हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ के लिए हम एम्बर बॉक्स सब्सिडी का इस्तेमाल करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सब्सिडी में आता है, तो और साथ में होता है तीसरा ब्लू बॉक्स। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी बेसिकली एम्बर बॉक्स सब्सिडी वाला ही होता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि ग्रामीण विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जो छूट दी जाती है। तो इस तरीके से तीनों को याद रखना है। हाँ, पेपर में ये ध्यान रखना, देखिए ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स में तो कोई लिमिट नहीं है, एम्बर बॉक्स में भी कोई लिमिट नहीं है, नंबर 1 समझ सकते, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है और ब्लू बॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया कि आप इस तरीके से किसी भी तरह का सब्सिडी का दुरुपयोग की तरह दुरुपयोग से रोकने के लिए ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तो सब्सिडी के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और बेनिफिट क्या और निगेटिव क्या है। तो अगर हम देखिए सब्सिडी के अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये नकदी के कुप्रबंधन को रोकता है। कैसे? नकदी के
भाई किसानों के पास वैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी, सबसे ज़्यादा धन की कमी है। अगर उनके पास पैसा पहुंच जाए टाइम पे, उनके उत्पाद की उन्हें कीमत मिल जाए तो सारी समस्या ही सॉल्व हो जाए। तो अगर सरकार प्रत्यक्ष छात्र द्वारा 6,000 रुपये पहुँचा देती है तो इसका कहीं ना कहीं सकारात्मक लाभ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ किसानों को बाहर से ऋण लेना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से किसान ऋण लेते हैं तो वो बाद में उन्हें एक कृषि जाल के रूप में फंसाता चला जाता है। डेब्ट ट्रैप जिसे कहते हैं, ऋण जाल, इसके द्वारा क्या होता है। और साथ में भविष्य में किसानों की अनिश्चितता रहती है कि मुझे अभी उसका एक तरीके से, मान लीजिए किसी लैंडलॉर्ड से लिया या किसी बैंक से भी अगर सरकार ने, किसान ने उधार ले लिया तो फिर उसको तो पे तो उसे करना ही पड़ेगा। उसके बाद बिचौलियों का संकट रहा करता है कि बिचौलिए जो है ऋण दिलाने के नाम पे भी वसूली करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये लाभ है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए किसानों को जैसा अगर कम दाम पे दी जाती, जैसा प्रत्यक्ष सब्सिडी की बात करते हैं, जो खाद 2,000 मिलनी चाहिए अगर उन्हें 1,200 में मिल जाती तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ साथ देश के भी हित में है कि सब्सिडी अधिक से अधिक दी जाए, लेकिन इसको अनियंत्रित। अब इसके कुछ निगेटिव तो था, पॉजिटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है ना कि हम सब्सिडी का वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें मिलना चाहिए। अब मान लीजिए एक छोटा किसान है, सीमांत, 86% देश में लघु एवं सीमांत किसान है, ठीक है। अब मान लीजिए हम कृषि यंत्र में कोई छूट दे रहे हैं। अब वो इतना सक्षम ही नहीं कि कृषि यंत्र खरीद सके। जब वो कृषि यंत्र खरीदेगा नहीं तो उसको सब्सिडी का लाभ मिलेगा नहीं। मान लीजिए कि ट्रैक्टर 10 लाख रुपए का आता है, मान लेते, ठीक है। अब क्या होगा कि उसमें 10 लाख रुपए में 5 लाख सरकार छूट दे देती है, 5 लाख को आपको ट्रैक्टर पड़ेगा। किसान के पास इतना भी नहीं कि 5 लाख कम से कम पे कर सके। तो ये दिक्कत है ना फिर। तो इसका लाभ बड़े किसान उठा ले जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अक्सर आप चुनाव में सुनते होंगे कि मुफ्त किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। मुफ्त बिजली देना अच्छा है, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग हो रहा है। पंजाब और हरियाणा की जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत जिस तरीके से सरकारों ने फ्री बिजली दी है उसका इस्तेमाल किसानों द्वारा अधिक से अधिक जल निकालने, मतलब अधिक से अधिक सिंचाई के लिए किया गया, जिसके कारण भूजल स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है, ठीक है। ये निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद तीसरा निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर हम कृषि माफ़ी की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। कृषि माफ़ी जो है वो एक तरीके का अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत ही आता है। उसमें क्या होता है कि जैसा मान लो सरकार ने घोषणा कर दी कोई इलेक्शन टाइम पे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे। चलिए अच्छी बात है, ऋण माफ़ कर देना। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे किसान अपना ऋण भरते ही नहीं है कि जब इलेक्शन आएगा माफ़ी हो जाएगी तो हम ऋण ना भरें, ठीक है। चलो नहीं भरा तो मान लेते किसान, सरकार ने घोषणा कर दी कि जैसे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था पिछली बार, छत्तीसगढ़ में सरकार ने घोषणा की थी। देखिए यहाँ किसी सरकार की आलोचना करना नहीं, जो सही बात मैं बता रहा हूँ। जो जब कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि हम कृषि माफ़ी करेंगे, मैं नाम इस कांग्रेस का ही ले रहा हूँ, बहुत सारी सरकारें ऐसा कर रही हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, जब इलेक्शन हो जाता है तो सरकारें ऋण माफ़ करती नहीं। जब ऋण माफ़ करती नहीं और किसान भी नहीं जमा करता है ऋण और सरकार भी माफ़ नहीं करती, और बैंक क्या कहती है, बार बार नोटिस भेज भेज करके कि हमें तो आपने हमने तो आपको पैसा दिया है, हमने तो आपको अपनी तरफ दिया, चाहे आप हमें पे करें चाहे सरकार पे करे, सरकार भी नहीं कर रही है तो अब हम आप पे एक्शन लेंगे। तो फिर बैंक क्या करती है, उस संबंधित किसान को डिफॉल्टर घोषित कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको भविष्य में लोन लेने में दिक्कत आती है। तो देखिए कितना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सरकारों की लापरवाही की वजह से। जो सरकारें ये घोषणा तो कर देती हैं हम किसानों को ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन बाद में करती नहीं। कई सरकारें ऐसी, क्यों, एक ही सरकार नहीं, कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी, बीजेपी भी ऐसा कई जगह कर चुके हैं, कई बार ऐसा हो चुका है ये। तो इस तरीके से उसके साथ साथ यहाँ करप्शन का भी चांस रहता है कि भाई लोग करते कि किसानों से पैसा ले लेते हैं कि हम आपको जो है इस सरकारी की इस योजना का लाभ दिलाएंगे, लेकिन फिर बाद में वो लाभ मिल नहीं पाता है। क्षेत्रीय असमानता को जन्म देता है कि कुछ किसान तो बहुत फायदा इसका उठा ले जाते हैं, किसी को फायदा ही नहीं मिलता। तो ये हो गया, ठीक है। तो देखिए कृषि सब्सिडी के बारे में जितना महत्वपूर्ण था, मान लीजिए प्रीलिम में आ जाए। प्रीलिम में एक बार यही पूछा था कि एम्बर बाग्स, ब्लू बाग्स रिलेटेड किससे है, तो WTO से रिलेटेड, और दूसरे संगठनों के सार का नाम दिया था और दूसरे संगठनों का नाम दिया था। उसके बाद मान लीजिए मेंस में यहाँ से प्रश्न बना देता है, मान लीजिए मेंस में प्रश्न बना दे कि भाई अब बनाया 2013 में प्रश्न आया कि जो प्रत्यक्ष सब्सिडी किस तरीके से तर्कसंगत है नहीं है, आप उनसे सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट लिख सकते हैं। जितना मैंने बता दिया इसमें 250 शब्द लिखना रहता है, और अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो वहाँ पे जाके लिख देंगे।
अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा नया एक तरह से टॉपिक ही है, उसी कृषि के अंतर्गत है, लेकिन क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने चुनाव में घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अगले 5 सालों तक 5 किलो अनाज जो है देते रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है, देना भी चाहिए भाई, किसानों मतलब ज़रूरतमंदों को लाभ मिले। तो सबसे पहले हम खाद्य सुरक्षा की बात करते। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि सही समय पर सही व्यक्ति को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, वैसे तो एक डिफिनेशन ये है कि उपलब्धता सुनिश्चित होना, उचित दाम पर सही समय पर पहुंच, अगर हम खाद्यान्न की ज़रूरत पहुंचा देते हैं तो ये खाद्य सुरक्षा होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, खाद्य सुरक्षा में हम उचित व्यक्ति को भी, ऐसा थोड़ी कि हम मुकेश अंबानी को जाकर के कहने लगेंगे लीजिए आप 5 किलो अनाज लीजिए, तो वहाँ व्यक्ति का सही चयन हो, जो पात्र हो, नंबर 1 सही समय पर, कि जब उसको ज़रूरत है, आज तो उसको ज़रूरत है तो आज उसको नहीं मिल रहा, उसको 5 साल बाद मिल रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, जब उसको ज़रूरत है। उसके बाद सही दाम पर, कि भाई इतना हो कि अफोर्डेबल कर सके, उसको खरीद सके। मान लीजिए कि अब सरकार है, जैसा गेहूँ देती है चावल देती है 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ देती है 2 रुपये प्रति किलो, और मोटे अनाज देती है पीडीएस के माध्यम से 1 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर मान लेती इसको बढ़ा के 30 रुपये, 20 रुपये और 15 रुपये किलोग्राम कर दिया जाए तो शायद वो गरीब आदमी ना खाए। तो उपलब्धता सुनिश्चित हो, सही समय पर हो और साथ में उचित दाम पर हो, तो इसको खाद्य सुरक्षा, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे, सतत प्रक्रिया चलती रहे, तो इसे से क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खाद्य सुरक्षा के द्वारा सही व्यक्ति तक सही ज़रूरत की जो खाद्यान्न सामग्री का सही दाम पे उपलब्ध होना ही खाद्य सुरक्षा है, बिना किसी रुकावट के। तो देखिए, इस खाद्य सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, जैसा कि मध्याह्न भोजन योजना तो चला ही रही हो, तो पूरे देश में ही चल रहा है, ठीक है, MDM जिसे कहते हैं। उसके साथ साथ एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, जिनमें 6 साल की उम्र के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग के शामिल है, जैसे पात्रता आहार, खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाता है। अन्नपूर्णा के लिए 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार जो मनरेगा आया है, कहीं ना कहीं एक भी खाद्य सुरक्षा को लेकर के ही है। एक तरह से ये रोजगार का साधन है, लेकिन भाई 100 रुपया पहुँचा करके प्रत्येक व्यक्ति तक हम दिन में उसकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कई सारी योजनाएं, थोड़ा थोड़ा योजनाओं का नाम पता होना चाहिए। एक PDS जैसा हमारे यहाँ चलता है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर क्या होता है कि BPL आबादी को समय पर और किफ़ायती आधार पर खाद्यान्न वितरण उपलब्ध कराना, ये तो हमारे यहाँ पूरे देश में ही चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार खरीद करती है खाद्यान्न का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि FCI के अंतर्गत हम खाद्यान्न को सुरक्षित रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, और फिर समय पर पूरी प्रक्रिया कि पहले सरकार एक कीमत पर MSP के अंतर्गत खरीदती है, फिर FCI के माध्यम से उसका भंडारण होता है, बाद में अलग अलग राज्यों का कोटा आवंटित किया जाता है, उसी अनुसार FCI वहाँ से राज्य सरकारों को जो जितना भी खाद्यान्न जरूरी है खाद्य सुरक्षा के लिए पहुंचाती है। तो इस समय वर्तमान में लगभग 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो खाद्य सुरक्षा कानून आया था 2013 में, इसके अंतर्गत क्या था कि संसद ने एक कानून बनाया है कि देश की लगभग 67% आबादी, जिसमें 75% ग्रामीण इलाके की और 50% शहरी इलाकों तक हमें उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। प्रति माह 5 किलो, जिनमें 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल, 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ और 1 रुपये किलो के हिसाब से मोटे अनाज उपलब्ध कराना है। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये पोषण मापदंडों के अनुसार उपलब्ध कराना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार घर का राशन या गर्म पका भोजन उपलब्ध कराना। उसके साथ साथ अब देखिए, राज्य सरकार, जैसे राजस्थान सरकार, जो अब तो उनकी जगह दूसरी सरकार आ गई है, नहीं तो इंदिरा रसोई योजना चलाया था राजस्थान सरकार ने, 8 रुपये में भोजन देती थी।
कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके खा सकता था जो पात्र हो। तो इस तरीके से अलग अलग सरकारों ने भी अपनी योजनाएं चलाई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि 82 करोड़ लोगों को भोजन रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिसमें 67% टोटल आबादी देश की, जिसमें 75% ग्रामीण, 50% शहरी आबादी का। 3 रुपये 2 किलो और 1 रुपये किलो के हिसाब से क्रमशः चावल, गेहूँ और साथ में मोटे अनाज उपलब्ध कराना। गर्भवती महिलाओं को 24,000 रुपये निर्धारित किया गया था। उसके साथ साथ बुजुर्गों आदि के लिए भी सरकार लगातार योजनाएं चलाती रही है। तो अभी भी ये जो खाद्य सुरक्षा की अभी भी सरकार ने कहा है कि अगले हम 5 सालों तक इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसी के संबंध में 2000 खाद्य प्रबंधन के संबंध में 2014 में एक कमेटी बनी जिसको शांता कुमार कमेटी के नाम से, तो काफ़ी पुरानी होगी जिसको नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी मेंस में आ जाए तो इसको लिख सकते हैं। तो शांता कुमार कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें शांता कुमार कमेटी ने कहा कि जो मौजूदा लाभार्थियों की संख्या में 67% पूरे देश से घटा करके 40% कर रहे थे। उनका मानना था कि जो 27% लोग हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो इतने सक्षम है कि अपने खाद्य संरक्षण कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो खाद्यान्नों की खरीद भंडारण के लिए हमें निजी क्षेत्र को भी बढ़ाने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो नगद सब्सिडी है उसको हमें और ज़्यादा तर्कसंगत बनाने की, इनकी रिकमेंडेशन है, कभी पेपर में आ जाए तो लिख सके आप। और साथ में खाद्य निगम में केवल उन्हीं राज्यों को पूर्ण अनाज खरीद दिया जाए जो खाद्य में खुद को शामिल करना चाहते हैं, जो खरीद प्रक्रिया में मतलब ऐसे राज्य जो उतने सक्षम नहीं हैं कि अपने से पूरे राज्य के लोगों का भरण पोषण कर सकें, उन्हीं राज्यों को पूर्ण अनाज खरीद में के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। उसके साथ साथ एक लिवाई चावल होता है, सरकार मिलों के चावल कुछ 98% राज्यों से 25 लिवाई चावल में क्या होता है, कुछ अलग से रखा जाता है, तो उसमें कुछ उसको बेचा जाता है, तो मिलों को कुछ बेच लेने के लिए इसमें छूट दी जाती होगी, कुछ होगा उसका। तो इसके संबंध में भी क्या, इसके साथ साथ उर्वरक खेत को नियंत्रण मुक्त करे और उर्वरकों पर 7,000 रुपये किसानों को प्रति हेक्टेयर प्रदान करे, कि मतलब किसानों को जो उर्वरक सब्सिडी दी जाए वो प्रति 7,000 रुपये दी जाए। उसके बाद अनाज के भंडारण के लेकर के इनकी रिकमेंडेशन थी, तो याद रहना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा इतना माली शांता कुमार कमेटी प्री में आगे किससे संबंधित आ सकता है, 10 साल 2014 10 साल इसके पूरे होंगे तो आ सकता है। तो ये वाला हमको याद रखना है। थोड़ा बहुत मैंने इसको आपको बता दिया, उतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 10 साल अब हो गया। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना कृषि विपणन के संबंध में। देखिए, 3 साल पहले 2020 में 3 कृषि कानून आए थे, उसको लेके बड़ा हो हल्ला मचा था। बाद में वो कृषि कानून वापस कर लिए गए थे, लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था के एक स्टूडेंट के रूप में हमें उसको कृषि कानूनों के बारे में पढ़ना है, समझना है। भले वो पेपर में नहीं आएंगे लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो क्या थे। तो कृषि विपणन को संबंध में थे, तो कृषि विपणन को लेकर के मैं आज तो कृषि विपणन तक आपको बता दे रहा हूँ। कल फिर हम तीनों कृषि कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे। भले ही वो आउटडेटेड हो गए लेकिन हमारे लिए आउटडेटेड नहीं, उसको हमको पढ़ना है और समझना भी है, ठीक है। तो कृषि विपणन का मतलब होता है कि उत्पाद खेत से पेट तक, कि जो हमने कृषि में खेत में उत्पाद तैयार किया है उसको किस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत उपभोक्ता तक पहुंचाना, उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक किसी उत्पाद को पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, यही एग्रीकल्चर मार्केटिंग कही जाती है। कृषि संबंधी उत्पादों का उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, यही कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाती है। कृषि विपणन को उत्पादक से उपभोक्ता तक कृषि बागवानी तथा अन्य संबंध उत्पादों से युक्त कृषि उत्पादों को स्थानांतरित करने में शामिल वाणिज्यिक कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उत्पादन करते हैं, फिर उसका भंडारण करते हैं, फिर परिवहन करते हैं, उत्पाद करते हैं, फिर उसका भंडारण करते हैं, फिर प्रसंस्करण करते हैं, फिर उसको हम परिवहन करके उत्पाद पहुंचाते हैं। तो पूरी चेन श्रृंखला है। कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यहाँ पे मेंस में प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए, होता क्या, किसान अपने घर से ही दावने दाम पे जो भी मिला बेच देता है, लेकिन हम इस तरह हमें अभी इसके आगे एपीएमसी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एपीएमसी क्या था, वो कृषि विपणन की सबसे मजबूत नींव है। इसके द्वारा क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इस कमेटी के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार
खरीद करती है कृषि उत्पादों की। अब बेसिकली ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। देखते होंगे अलग अलग जिलों में मंडी की स्थापना की जाती है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंतर्गत ही इन सबकी खरीद की जाती सामानों की। तो कृषि उत्पाद बाजार समिति राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के तहत कुछ अधिनियम अनुसूचित कृषि या बागवानी या पशुधन उत्पादों में व्यापार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक बाजार है, APMC। तो एक तरीके से ये वैधानिक बाजार है जो कृषि उत्पादों को कहीं ना कहीं खरीदने के लिए एक तरीके से सरकार द्वारा ऑथराइज किए गए हैं। तो इनकी सब इसके अंतर्गत क्या होता है कि बाजार में हो रही मूल्य निर्धारण प्रणाली और लेन देन की पारदर्शिता को सुरक्षित किया जाता है। किसानों को बाजार आधारित विस्तार सेवाएं प्रदान करना, किसानों को बेची गई कृषि उपज का भुगतान सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन के लिए गतिविधियों सहित कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। कृषि प्रसंस्करण क्या होता है, इसकी एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए APMC आपको बता रहा हूँ कि APMC के अंतर्गत ही ये जो कानून बनाए गए थे APMC में सुधार के लिए ही लाए गए थे, लेकिन बाद में सरकार को किसानों के सामने दबाव में झुकना पड़ा और बाद में वापस कर लिया सरकार ने। लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए कि APMC क्या होती हैं। बहुत लोगों को तो APMC के बारे में पता नहीं। बिक्री के लिए बाजार के लाए गए कृषि उत्पादों तथा आवक दरों पर डेटा प्रचार करना, कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक भागीदारी स्थापित करना और बढ़ाना। तो देखिए कृषि APMC ना बहुत सारा लगातार ये चर्चा में रहता है, लगातार विवादों में रहता है। तो इसके लिए इसमें कुछ सुधार करने की भी ज़रूरत है। जैसे मॉडल एप किसानों द्वारा कृषि पर सीधी बिक्री, अनुबंधित कृषि प्रायोजकों को विनिर्दिष्ट कृषि वस्तुओं को लेकर विशेष बाजार की स्थापना, ज़्यादातर खराब होने वाली वस्तुओं के लिए निजी व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं को किसी भी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए नए बाजार स्थापित करने की अनुमति देना, लाइसेंसिंग के स्थान पर बाजार के पदाधिकारियों पंजीकृत होने इत्यादि विभिन्न बाजार क्षेत्रों में काम करने की अनुमति मिलना। तो इस तरीके से देखिए APMC के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होती हैं कि छोटे छोटे कृषि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती हैं जो किसानों के उत्पाद को खरीदती हैं। अब इन्हीं APMC में देखिए लगातार आप देखते हैं राजनीतिक दबदबा रहता है, भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती रहती, तो इन्हीं में भी सुधार करने का प्रयास किया गया था 3 फार्मूला के द्वारा। तो ये तीनों कानून क्या है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब APMC और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज देखिए आज की वीडियो में हमने आपको क्या क्या बता दिया, कृषि सब्सिडी बता दी, PDS बता दिया, खाद्य सुरक्षा बता दिया, WTO द्वारा सब्सिडी दी गई सब्सिडी बता दी। APMC के बारे में अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। तीनों कृषि बिल चर्चा करेंगे। देखिए मैं इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, भले छोटे छोटे से ही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके बाद आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे किस तरीके से हम अपनी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।